मुंबई शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित मल्होत्रा मैनिशन की भव्यता किसी राजमहल से कम नहीं थी, जहां संगमरमर के फर्श और विलायती झूमर हर आगंतुक की आंखों को चौंधिया देते थे। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट ने वातावरण को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया था, मानो प्रकृति भी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। इस विशाल घर के भीतर आरोही अपने घुटनों के बल बैठकर मंदिर के पास गिरे हुए फूलों को साफ कर रही थी, जबकि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह इस घर की बहू थी, जिसे सम्मान के साथ पलकों पर बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन यह उसकी स्थिति किसी साधारण सेविका से भी बदतर थी। कावेरी देवी की भारी और कीमती साड़ियों की सरसराहट ने हॉल की खामोशी को तोड़ दिया, जिससे वहां काम कर रहे नौकर भी डर के मारे सहम गए। मल्होत्रा साम्राज्य की मालकिन होने का घमंड उनके चलने के अंदाज में साफ झलकता था और उनकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए तिरस्कार का भाव रहता था। उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठियों से सजी उंगलियों को नचाते हुए आरोही की ओर देखा, जैसे कोई गंदी वस्तु उनके रास्ते में आ गई हो। कावेरी देवी को इस बात से सख्त नफरत थी कि उनका बेटा अर्जुन एक ऐसी लड़की को ब्याह लाया है जिसका कोई सामाजिक रुतबा नहीं था। कावेरी देवी ने जानबूझकर मंदिर के पास रखे पीतल के कलश को अपने पैर से ठोकर मारी, जिससे वह लुढ़कता हुआ आरोही के हाथों के पास जा गिरा और गंदा पानी फर्श पर फैल गया। आरोही ने चौंक कर ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी और शांत सहनशीलता थी जो तूफानों को झेलने के लिए बनी थी। कावेरी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि अनाथालय से आई हुई लड़की को सफाई करना ही शोभा देता है, क्योंकि यही उसकी असली औकात है। उनके शब्द किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को छलनी करने के लिए काफी थे, लेकिन आरोही ने कोई उत्तर नहीं दिया। आरोही ने चुपचाप कलश उठाया और गिरे हुए पानी को साफ करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी तरह का विरोध स्थिति को और खराब कर देगा। उसका मन अर्जुन की यादों में चला गया, जो इस समय व्यापारिक दौरे के लिए देश से बाहर गए हुए थे और जिनके कारण ही वह इस नर्क समान घर में टिकी हुई थी। अर्जुन ही वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आरोही की सादगी और बुद्धिमत्ता को पहचाना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कावेरी देवी ने घर को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। आरोही को पता था कि जब तक अर्जुन वापस नहीं आते, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने अस्तित्व को बचाना होगा। रसोई घर में काम करते हुए मुख्य रसोइया काका ने आरोही की ओर दया भरी नजरों से देखा, लेकिन वे भी मालकिन के प्रकोप के आगे बेबस थे और कुछ नहीं कर सकते थे। कावेरी देवी ने आदेश दिया था कि आज रात की दावत के लिए सारा खाना आरोही ही बनाएगी, जिसमें 50 से अधिक मेहमान आने वाले थे। यह एक असंभव कार्य था जिसे जानबूझकर आरोही को थकाने और अपमानित करने के लिए सौंपा गया था, ताकि वह गलती करे और उसे सजा दी जा सके। आरोही ने अपनी कमर पर पल्लू कसते हुए भारी बर्तनों को उठाया। उसका संकल्प उसकी शारीरिक थकान से कहीं अधिक मजबूत था। कावेरी देवी अपने आलीशान शयन कक्ष में बैठी हुई थीं और फोन पर किसी से बहुत ही धीमी और गुप्त आवाज में बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक क्रूर संतोष था, जैसे उन्होंने किसी बड़ी योजना को अंजाम देने का निर्णय ले लिया हो, जो हमेशा के लिए उनकी परेशानी को खत्म कर देगा। वे अर्जुन के वापस आने से पहले ही आरोही को इस घर से निकालने या हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थीं। उनका मानना था कि गरीब घर की यह लड़की उनके बेटे की दौलत और उनके खानदान की प्रतिष्ठा के लिए एक बदनुमा दाग है, जिसे मिटाना आवश्यक है। शाम होते होते मल्होत्रा मैनिशन रोशनी से जगमगा उठा और मेहमानों की महंगी गाड़ियां मुख्य द्वार से अंदर आने लगीं, जिससे पूरा वातावरण इत्र और महंगे कपड़ों की खुशबू से भर गया। आरोही रसोई में पसीने से लथपथ थी। उसने अकेले ही सारे व्यंजन तैयार किए थे, लेकिन उसे मेहमानों के सामने आने की सख्त मनाही थी। कावेरी देवी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी कमतर बहू को समाज के सामने लाकर अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती,
लेकिन आरोही को इस बात का दुख नहीं था, बल्कि उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। पार्टी के बीच में अचानक कावेरी देवी की आवाज गूंजी। उन्होंने अपनी एक कीमती हीरे की अंगूठी के गायब होने का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने सभी मेहमानों के सामने रोना धोना शुरू किया और इशारा किया कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबकी निगाहें एक दूसरे पर घूमने लगी, लेकिन कावेरी देवी की उंगली सीधे रसोई की ओर उठी, जहां आरोही अभी भी काम कर रही थी। यह एक सुनियोजित अपमान था, जिसका उद्देश्य आरोही को चोर साबित करके अर्जुन की नजरों में उसे गिराना था। सुरक्षा कर्मियों ने कावेरी देवी के आदेश पर रसोई की तलाशी लेनी शुरू की और आरोही को बाहर हॉल में सबके सामने खड़ा कर दिया गया। मेहमानों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और वे आरोही के साधारण कपड़ों और थके हुए चेहरे को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। आरोही का सिर गर्व से ऊंचा था। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, क्योंकि वह जानती थी कि उसने कोई चोरी नहीं की है। कावेरी देवी ने सबके सामने आरोही के बैग की तलाशी लेने का हुक्म दिया, जिसमें उन्होंने पहले ही अपनी एक दासी के माध्यम से अंगूठी रखवा दी थी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी ने आरोही के बैग से वह अंगूठी निकाली, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और कावेरी देवी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान तैर गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि गरीब घर की लड़कियों की फितरत कभी नहीं बदलती और वे हमेशा दूसरों के धन पर ही नजर रखती हैं। आरोही ने शांत स्वर में कहा कि उसने ये अंगूठी नहीं ली है और यह उसके खिलाफ एक साजिश है, लेकिन उसकी आवाज को कावेरी के शोर में दबा दिया गया। मेहमानों ने उसे घृणा की नजर से देखा, मानो वह कोई अपराधी हो जिसने उनके विश्वास को तोड़ा है। कावेरी देवी ने नाटक को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह पुलिस को नहीं बुलाएंगी, क्योंकि इससे उनके बेटे की बदनामी होगी, लेकिन आरोही को इसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने आरोही को आदेश दिया कि वह मेहमानों के जाने के बाद पूरी रात बाहर बगीचे में खड़ी रहेगी, चाहे बारिश हो या तूफान। यह सजा अमानवीय थी, लेकिन इस घर में कावेरी देवी का शब्द ही कानून था और कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। आरोही ने बिना किसी विरोध के आदेश को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। रात के गहरे अंधेरे में जब बारिश की बूंदें तेज हो गईं, आरोही बगीचे के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, वह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा की आग उसे गर्म रख रही थी और उसे टूटने से बचा रही थी। उसने मन ही मन अर्जुन को याद किया और सोचा कि क्या उसे कभी पता चल पाएगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी की आहट सुनाई दी, मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कावेरी देवी अपनी बालकनी से नीचे देख रही थी। उनके हाथ में वाइन का गिलास था और वे आरोही की दयनीय स्थिति का आनंद ले रही थीं। उनके पास खड़ी उनकी निजी सहायिका ने पूछा कि क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? कहीं अर्जुन सर को पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। कावेरी ने हंसते हुए कहा कि अर्जुन को वही पता चलेगा जो वह उसे बताएंगी, और वैसे भी यह लड़की अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो बता रही थी कि कल का दिन आरोही के लिए और भी खतरनाक होने वाला है। अगली सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले ही आरोही को घर के अंदर बुलाया गया, लेकिन उसे आराम करने की अनुमति नहीं दी गई। उसे बताया गया कि आज घर में एक विशेष पूजा रखी गई है और उसे निर्जला उपवास रखना होगा। कावेरी देवी ने इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताया। मानो चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्होंने आरोही को अशुद्ध घोषित कर दिया हो। आरोही ने चुपचाप सिर झुकाकर आज्ञा का पालन किया। हालांकि उसका शरीर कल रात की ठंड और थकान से टूट रहा था। पूजा की तैयारियों के बीच कावेरी देवी ने रसोई में जाकर एक विशेष काढ़ा तैयार करवाया, जिसे वे प्रसाद के रूप में आरोही को देने वाली थीं। उन्होंने रसोइये को बाहर भेज दिया
और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक रंगहीन तरल पदार्थ था। उन्होंने उस जहर की कुछ बूंदें काढ़े में मिला दी। यह एक ऐसा जहर था जो तुरंत असर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे इंसान के अंगों को काम करने से रोक देता है। कावेरी देवी की योजना पक्की थी कि इसे पीने के बाद आरोही की मौत को दिल का दौरा या बीमारी बता दिया जाएगा। दोपहर के समय घर के मुख्य हॉल में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और पूरा परिवार वहां उपस्थित था, सिवाय अर्जुन के जो अभी भी विदेश में थे। आरोही को वेदी के पास बैठाया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। कावेरी देवी ने बड़े प्यार का नाटक करते हुए सबके सामने आरोही की तारीफ की कि उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उपवास रखा है। यह दोगलापन देखकर वहां मौजूद पुराने नौकरों का दिल दहल गया, लेकिन वे अपनी नौकरी बचाने की खातिर चुप रहे। कावेरी देवी ने सोने की कटोरी में वह जहरीला काढ़ा लिया और बड़े ही ममतामयी भाव से आरोही की ओर बढ़ी। उन्होंने कहा कि यह चरणामृत है और इसे पीने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे सुख शांति मिलेगी। आरोही को उस कटोरी से एक अजीब सी गंध आई जो सामान्य चरणामृत की खुशबू से अलग थी, जिससे उसका छठा इंद्रिय जागृत हो गया। उसने पीने से पहले एक पल के लिए संकोच किया और कावेरी देवी की आंखों में देखा, जहां उसे छिपी हुई क्रूरता साफ दिखाई दी। आरोही ने काढ़ा पीने में जानबूझकर देरी की। उसने कहा कि वह पहले भगवान की आरती करना चाहती है ताकि उसका मन पूरी तरह शांत हो जाए। कावेरी देवी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने सख्ती से कहा कि मुहूर्त निकल रहा है और उसे यह अभी पीना होगा। दबाव बढ़ता जा रहा था। पंडित जी भी कह रहे थे कि प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आरोही ने कटोरी को अपने होठों के पास लाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह समझ चुकी थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक घर का लैंडलाइन फोन जोर जोर से बजने लगा, जिसकी तेज आवाज ने हॉल में चल रही मंत्रोच्चार की ध्वनि को भी काट दिया। यह एक असामान्य समय था फोन बजने का, और कावेरी देवी का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। आरोही ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कटोरी को थोड़ा नीचे कर लिया और फोन की ओर देखा। नौकर ने फोन उठाया और घबराए हुए स्वर में कहा कि यह साहब का फोन है और वे मालकिन से तुरंत बात करना चाहते हैं। कावेरी देवी झुंझलाहट के साथ उठी और फोन लेने के लिए बढ़ी, लेकिन उन्होंने जाते जाते आरोही को इशारा किया कि वह काढ़ा पी ले। आरोही ने कटोरी को हाथ में पकड़े रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि यह फोन कॉल उसके लिए जीवनदान बनकर आया है। फोन पर अर्जुन की आवाज नहीं थी, बल्कि उनके सचिव की आवाज थी, जो बता रहा था कि अर्जुन की वापसी में अभी और देरी होगी। यह सुनकर कावेरी देवी के चेहरे पर एक शैतानी खुशी लौट आई, क्योंकि अब उनके पास अपना काम पूरा करने के लिए और भी वक्त था। कावेरी देवी वापस लौटी और देखा कि आरोही ने अभी तक काढ़ा नहीं पिया है, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अब नाटक करना छोड़ दिया और आरोही के पास जाकर धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा कि अगर उसने यह नहीं पिया तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। आरोही के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। वह जानती थी कि अगर उसने यह पिया तो उसकी जान जा सकती है, और अगर नहीं पिया तो उसका घर छूट जाएगा। वह एक अजीब कशमकश में फंसी हुई थी, जहां दोनों तरफ कुआं और खाई थी। आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। उसने फैसला किया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने कटोरी को अपने मुंह से लगाने का अभिनय किया और फिर अचानक चक्कर आने का नाटक करते हुए गिर पड़ी, जिससे कटोरी उसके हाथ से छूट गई। काढ़ा फर्श पर गिर गया और कालीन पर फैल गया, जहां कुछ ही पलों में उस जगह का रंग बदलने लगा, जो जहर की तीव्रता को दिखा रहा था। कावेरी देवी गुस्से से लाल पीली हो गईं। उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। कावेरी देवी ने नौकरों को चिल्लाकर आदेश दिया कि आरोही को उसके कमरे में ले जाया जाए
और उसे बाहर से बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह लड़की बीमार है और इसका इलाज वह खुद करेंगी, जिसका मतलब था कि वे कोई दूसरा खतरनाक तरीका अपनाएंगी। आरोही को बेहोशी की हालत में घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाया गया, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने देख लिया था कि फर्श पर गिरे तरल ने कालीन को जला दिया था, जिससे उसकी शक को यकीन में बदल दिया था। कमरे में बंद होने के बाद आरोही तुरंत उठ बैठी और उसने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़कियों और दरवाजों की जांच की। उसे एहसास हो गया था कि अब यह घर उसके लिए सुरक्षित नहीं है और उसकी सास उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके कमरे की फोन लाइन काट दी गई है और उसका मोबाइल भी गायब है। वह पूरी तरह से कैद थी और बाहर कावेरी देवी अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी, जो इससे भी ज्यादा घातक होने वाला था। रात के समय हवेली के गलियारों में सन्नाटा था। केवल कावेरी देवी और उनके वफादार वकील की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वे संपत्ति के कागजातों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह प्रावधान था कि अर्जुन की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में सारी संपत्ति वापस परिवार के पास आ जाएगी। कावेरी देवी का लालच अब चरम पर था। उन्हें न केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता थी, बल्कि वे उस विशाल दौलत पर भी अपना एकाधिकार चाहती थीं। वे नहीं जानती थीं कि दीवारों के भी कान होते हैं और कोई उनकी इन बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। अर्जुन के वफादार सुरक्षा प्रमुख, जो घर के बाहर तैनात थे, उन्हें कुछ अजीब गतिविधियों का आभास हो रहा था, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने देखा कि घर के अंदर की बत्तियां अजीब तरीके से जल बुझ रही हैं, जो कि खतरे का संकेत हो सकता था। उन्होंने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से अर्जुन को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें स्थिति की गंभीरता के बारे में चेतावनी दी गई थी। हजारों मील दूर एक मीटिंग में बैठे अर्जुन के फोन पर यह संदेश फ्लैश हुआ और उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। वापस हवेली में कावेरी देवी ने एक नया प्लान बनाया था। वह जानती थी कि जहर वाला तरीका काम नहीं आया, इसलिए अब वे कुछ और हिंसक करने की सोच रही थीं। उन्होंने शहर के कुछ बदनाम गुंडों को बुलाया था, जिन्हें नौकरों की वर्दी पहनाकर घर में प्रवेश कराया गया था। उनका काम आरोही को डराना और उसे आत्महत्या जैसा दिखने वाले हादसे का शिकार बनाना था। आरोही अपने कमरे में बैठी थी जब उसने दरवाजे की कुंडी पर किसी के दबाव डालने की आवाज सुनी और वह समझ गई कि शिकारी अब शिकार के करीब आ चुका है। कमरे के अंदर का माहौल किसी कब्रगाह से कम भयावह नहीं था, जहां आरोही ने खुद को भीतर से बंद कर लिया था। बाहर भारी जूतों की आवाजें गूंज रही थीं, जो स्पष्ट बता रही थीं कि वे साधारण नौकर नहीं, बल्कि किराए पर बुलाए गए पेशेवर गुंडे हैं। आरोही ने अपनी सांसें रोकीं और दरवाजे की ओर एक भारी संदूक खिसका दिया, ताकि कोई आसानी से अंदर न आ सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि भय ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उसने कमरे में इधर उधर देखा, ताकि कोई ऐसी चीज मिल सके जिसे वह हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और अपनी रक्षा कर सके। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की चमक कमरे के अंधेरे को पल भर के लिए रोशन कर देती थी, जिससे आरोही का पीला पड़ा चेहरा दिखाई देता था। वह खिड़की के पास गई और नीचे झांका, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और नीचे कावेरी देवी के वफादार पहरेदार तैनात थे। उसने महसूस किया कि वह एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी है, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। उसने भगवान को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की कि अर्जुन को किसी तरह उसकी मुसीबत का संकेत मिल जाए, भले ही वे हजारों मील दूर हों। निचले तल पर कावेरी देवी अपने निजी कक्ष में मैनेजर चोपड़ा के साथ बैठी थी और उनके हाथ में एक महंगी शराब का गिलास था। वे दोनों जोर जोर से हंस रहे थे, मानो उन्होंने पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया हो। चोपड़ा ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा कि
कि आरोही के रास्ते से हटते ही सारी संपत्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। कावेरी देवी की आंखों में लालच की चमक थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी पत्नी की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। आरोही ने कमरे के कोने में बनी एक पुरानी और धूल भरी वेंटिलेशन डक्ट को देखा, जो शायद पुराने जमाने में हवा के लिए बनाई गई थी। उसे याद आया कि अर्जुन ने एक बार मजाक में बताया था कि बचपन में वे इसी रास्ते से छिपकर रसोइये के पास जाया करते थे। यह एक जोखिम भरा रास्ता था, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और एक कुर्सी के सहारे डक्ट के मुहाने तक पहुंची, जहां मकड़ी के जाले और धूल उसका इंतजार कर रहे थे। तंग और अंधेरे रास्ते से रेंगते हुए आरोही को घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। दीवारों के उस पार से उसे कावेरी देवी और चोपड़ा की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं, जो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थीं। उसने सुना कि कावेरी देवी ने जुए में करोड़ों रुपये हार दिए हैं और अब वह कंपनी के फंड से गबन करके उस कर्ज को चुकाना चाहती हैं। यह खुलासा आरोही के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसकी सांस उसे क्यों मारना चाहती है। वेंटिलेशन शाफ्ट का दूसरा सिरा अर्जुन के निजी अध्ययन कक्ष में खुलता था, जिसे उसकी अनुपस्थिति में हमेशा बंद रखा जाता था। आरोही ने जाली को हटाया और सावधानी से नीचे कूदी, जहां कमरे की परिचित महक ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने तुरंत अर्जुन की मेज की ओर रुख किया और दराजों को खंगालना शुरू किया, ताकि उसे कोई सबूत मिल सके। उसे पता था कि अर्जुन अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैकअप फाइलें इसी कमरे में रखते हैं, और शायद यहीं उसे कावेरी के खिलाफ कुछ मिल जाए। एक गुप्त दराज के अंदर, जिसे खोलने का तरीका केवल अर्जुन और आरोही को पता था, उसे एक लाल रंग की लेजर बुक मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पन्नों को पलटना शुरू किया, जिनमें कंपनी के खातों का ब्यौरा था। उसकी आंखों के सामने वे आंकड़े थे जो साबित करते थे कि पिछले 6 महीनों में कावेरी देवी ने फर्जी हस्ताक्षर करके बड़ी रकम निकाली है। यह सबूत इतना बड़ा था कि अगर यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आ जाता, तो कावेरी देवी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता था। 7 समंदर पार न्यूयॉर्क के एक गगनचुंबी इमारत के कॉन्फ्रेंस हॉल में अर्जुन मल्होत्रा एक महत्वपूर्ण बैठक के बीच में थे। अचानक उनकी स्मार्ट घड़ी पर एक लाल बत्ती जलने लगी और कंपन हुआ, जो घर पर खतरे का संकेत था। अर्जुन ने तुरंत अपनी प्रस्तुति रोक दी और अपना टैबलेट खोला, जिससे वे सीधे अपने घर के सुरक्षा कैमरों से जुड़ गए। स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसने उनके खून को जमा दिया। अजनबी मर्द उनके घर में घूम रहे थे और आरोही के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं और उनकी आंखों में ऐसा क्रोध उतर आया जिसे देखकर वहां मौजूद विदेशी निवेशक भी सहम गए। उन्होंने बिना एक शब्द कहे बैठक को स्थगित कर दिया और अपने निजी सचिव को तुरंत जेट तैयार करने का आदेश दिया। उनके लिए व्यापार और पैसा मायने रखता था, लेकिन आरोही उनकी दुनिया थी और उसकी सुरक्षा के साथ समझौता करने का मतलब था प्रलय को आमंत्रण देना। उन्होंने तुरंत भारत में अपनी गुप्त सुरक्षा टीम के प्रमुख विक्रम को फोन मिलाया और स्थिति को नियंत्रण में लेने का आदेश दिया। वापस हवेली में आरोही ने वह लाल लेजर बुक अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली और वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। तभी उसे दरवाजे के लॉक के खुलने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका दिल हलक में आ गया। वह तुरंत भारी मखमली पर्दों के पीछे छिप गई और अपनी सांसें रोक लीं, ताकि आने वाले व्यक्ति को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। मैनेजर चोपड़ा कमरे में दाखिल हुआ। वह कुछ ढूंढ रहा था और बड़बड़ा रहा था कि उसने चाबियां यहीं कहीं छोड़ी थीं। चोपड़ा ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर उस खुली हुई दराज पर पड़ी, जिसे आरोही बंद करना भूल गई थी। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह समझ गया कि किसी ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है।
उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और कावेरी देवी को सूचित करने के लिए नंबर मिलाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आरोही ने इस मौके का फायदा उठाया और दबे पांव वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर भागी, इससे पहले कि चोपड़ा पीछे मुड़कर देख सके। जब आरोही वापस अपने कमरे में पहुंची तो उसका पूरा शरीर धूल और पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसके पास केवल अपनी जान बचाने का मकसद नहीं था, बल्कि वह सच्चाई को सामने लाने के लिए भी तैयार थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बिस्तर पर लेट गई, मानो वह सो रही हो, ताकि किसी को शक न हो। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर से लात मारने की आवाज आई और वह संदूक जिसे उसने दरवाजे पर लगाया था एक ही झटके में पीछे खिसक गया। कावेरी देवी के गुंडे कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी और हाथों में लोहे की छड़ें थीं। उन्होंने आरोही को डराने के लिए कमरे का सामान तोड़ना शुरू कर दिया, आईने को चकनाचूर कर दिया और फूलदानों को दीवार पर दे मारा। आरोही बिस्तर पर लेटी रही। उसने अपनी चीख को दबा लिया और केवल अपनी आंखों से उन्हें घूर रही थी। उनका मकसद उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से इतना तोड़ देना था कि वह खुद ही मौत को गले लगा ले। उन गुंडों में से एक ने आरोही के पास आकर एक थाली रख दी, जिसमें बाजी खाना और पानी का एक जग था। उसने हंसते हुए कहा कि आज रात के लिए यही शाही दावत है और अगर जिंदा रहना है तो इसे चुपचाप खा लेना। उनके जाने के बाद आरोही उठी और उसने खाने को सूंघा, जिसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। वह समझ गई कि यह खाना भी जहरीला है या इसमें नींद की गोलियां मिलाई गई हैं, ताकि वह बेहोश हो जाए और वे आसानी से अपना काम कर सके। आरोही ने खाने की थाली उठाई और उसे खिड़की के पास रखे एक बड़े पौधे के गमले में डाल दिया। उसने देखा कि जैसे ही खाना मिट्टी पर गिरा, कुछ ही मिनटों में पौधे की पत्तियां मुरझाने लगीं और काली पड़ गईं। यह दृश्य देखकर उसका विश्वास पक्का हो गया कि उसकी सास उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। अब यह केवल सास और बहू का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था, जहां एक की जीत दूसरे की मौत पर निर्भर थी। हवाई जहाज में बैठे अर्जुन का मन अशांत था। वे बार बार अपने टैबलेट पर घर की लाइव फुटेज देख रहे थे। उन्होंने देखा कि इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है और कई कैमरे निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा रहा था। उन्होंने विक्रम को निर्देश दिया कि वह अपनी एलीट कमांडो टीम के साथ तैयार रहे और उनके पहुंचने का इंतजार करे। अर्जुन जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो कावेरी देवी आरोही को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। रात गहरी होती जा रही थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल बारिश की आवाज गूंज रही थी। आरोही ने अपने कमरे के कोने में बैठकर पूरी रात जागने का फैसला किया। उसके हाथ में वही भारी पीतल की मूर्ति थी। उसे हर छोटी सी आहट पर लगता था कि कोई आ रहा है, लेकिन वह अब डर नहीं रही थी, बल्कि मुकाबले के लिए तैयार थी। उसने अपने मन में अर्जुन की तस्वीर बसाई और खुद को याद दिलाया कि वह एक कमजोर अबला नहीं, बल्कि एक योद्धा की पत्नी है। अगली सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। कावेरी देवी, जो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, सुबह जल्दी ही तैयार होकर आरोही के कमरे में आ धमकी। उनके साथ 2 मजबूत कद काठी की नौकरानियां थीं, जो आरोही को जबरदस्ती तैयार करने के लिए आई थीं। कावेरी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आज घर में एक विशेष यज्ञ है और आरोही को उसमें मुख्य यजमान के रूप में बैठना होगा। आरोही ने कावेरी की आंखों में देखा और बिना किसी डर के कहा कि वह जानती है कि यह यज्ञ नहीं बल्कि उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी है। कावेरी देवी यह सुनकर चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रताड़ना के बाद भी इस लड़की में बोलने की हिम्मत बची होगी। उन्होंने गुस्से में आरोही के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि ज्यादा जुबान लड़ाने का अंजाम बहुत बुरा होगा।
आरोही का गाल लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, जिसने कावेरी को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। नौकरानियों ने आरोही को जबरदस्ती पकड़कर उसे स्नान कराया और उसे एक भारी लाल साड़ी पहनाई, जैसे किसी दुल्हन को तैयार किया जा रहा हो। यह साड़ी कावेरी देवी ने विशेष रूप से चुनी थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे पहनना किसी सजा से कम नहीं था। आरोही को गहनों से लाद दिया गया, लेकिन उसका चेहरा किसी भी आभूषण से अधिक चमक रहा था, क्योंकि उसमें सच्चाई का तेज था। उसे नीचे हॉल में ले जाया गया, जहां एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया था और अजीब तरह के तांत्रिक जैसे दिखने वाले लोग बैठे थे। इस बीच शहर के एयरपोर्ट पर एक निजी जेट लैंड हुआ और उसमें से अर्जुन मल्होत्रा आंधी की तरह बाहर निकले। उनके पीछे काले कपड़ों में सजे सुरक्षा गार्डों का एक काफिला था और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे देखकर एयरपोर्ट के कर्मचारी भी रास्ता देने के लिए हट गए। अर्जुन ने अपनी कार में बैठते ही ड्राइवर को पूरी रफ्तार से हवेली की ओर चलने का आदेश दिया। वे जानते थे कि हर सेकंड कीमती है और एक छोटी सी देरी भी आरोही की जान ले सकती है। हवेली के हॉल में मंत्रोच्चार की आवाजें तेज हो गई थीं और धुएं ने पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना दिया था। कावेरी देवी एक सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी थीं और अपनी जीत का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने आरोही को हवन कुंड के पास बैठने का इशारा किया, जहां आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। पंडित ने कावेरी के इशारे पर एक नारियल आरोही के हाथ में दिया और कहा कि इसे सिर पर रखकर परिक्रमा करनी है। आरोही ने महसूस किया कि नारियल के अंदर कुछ हिल रहा है और उसे शक हुआ कि यह सामान्य नारियल नहीं है। उसने भीड़ में मौजूद मैनेजर चोपड़ा को एक दूसरे आदमी को आंख मारते हुए देखा, जो छत के पास लगे झूमर की रस्सी के पास खड़ा था। कावेरी की योजना यह थी कि परिक्रमा के दौरान दुर्घटनावश झूमर आरोही के ऊपर गिर जाए और इसे एक दैवीय प्रकोप का नाम दे दिया जाए। आरोही ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उसकी नजरें लगातार ऊपर झूमर पर टिकी हुई थीं। अर्जुन की गाड़ियों का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सायरन की आवाजें लोगों का ध्यान खींच रही थी। विक्रम ने वॉकी टॉकी पर सूचना दी कि उन्होंने हवेली के बाहरी घेरे को सुरक्षित कर लिया है और स्नाइपर्स अपनी जगह पर तैनात हैं। अर्जुन ने कहा कि किसी भी गुंडे को भागने न दिया जाए, लेकिन मुख्य द्वार वह खुद तोड़ेंगे। उनका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था, जो फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। हवेली के अंदर आरोही ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां झूमर गिरने वाला था और ऊपर खड़े आदमी ने रस्सी काटने के लिए चाकू उठाया। कावेरी देवी की सांसें थम गईं। वे उस पल का इंतजार कर रही थी जब आरोही का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक उसी समय आरोही ने जानबूझकर अपने पैर को मोड़ा और जोर से फर्श पर गिर पड़ी, जिससे वह खतरे के क्षेत्र से कुछ इंच दूर हो गई। उसी क्षण एक भयानक आवाज के साथ विशाल झूमर नीचे गिरा और कांच के टुकड़े पूरे हॉल में बारूद की तरह फैल गए। धमाके की आवाज और कांच के बिखरने से वहां मौजूद मेहमान और पुजारी चीखने चिल्लाने लगे और पूरा हॉल अफरा तफरी का केंद्र बन गया। कावेरी देवी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, क्योंकि उनकी योजना एक बार फिर विफल हो गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यह लड़की अपशकुनीय थी है और इसने पवित्र यज्ञ को भंग कर दिया है। लेकिन आरोही फर्श से उठी। उसके माथे पर कांच का एक छोटा टुकड़ा लगने से खून बह रहा था, फिर भी वह एक देवी की तरह अविचल खड़ी थी। कावेरी देवी ने अब किसी भी तरह के नाटक को छोड़ने का फैसला किया और अपने इशारे पर छिपे हुए गुंडों को बाहर आने का आदेश दिया। नौकरों की वर्दी में छिपे हुए 5-6 हट्टे कट्टे आदमी हथियार लेकर बाहर आ गए और उन्होंने आरोही को घेर लिया। मेहमान डर के मारे दीवारों से चिपक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक संभ्रांत परिवार में यह क्या तमाशा चल रहा है। कावेरी देवी ने क्रूरता से हंसते हुए कहा कि आज इस घर से केवल आरोही की लाश ही बाहर जाएगी। आरोही ने अपने चारों ओर घेरा बनाए खड़े गुंडों को देखा
और फिर अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी उस लाल डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था, जो उसकी सुरक्षा की एकमात्र उम्मीद थी। तभी मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी ने बम से दरवाजा उड़ा दिया हो। धूल और धुएं के गुबार के बीच एक लंबी और प्रभावशाली परछाई दिखाई दी, जिसके कदमों की आहट ने वहां मौजूद हर शख्स के दिल की धड़कन रोक दी। धूल और धुएं के गुबार के बीच खजा वह विशाल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन मल्होत्रा था, जिसका व्यक्तित्व किसी पौराणिक योद्धा की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध धधक रहा था जैसे भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो, और उस क्रोध का केंद्र सीधे उसकी मां और उनके भाड़े के गुंडे थे। उसने एक पल के लिए अपनी पत्नी को गुंडों से घिरा देखा। उसके माथे से बहते खून ने अर्जुन के संयम के बांध को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, जिससे सामने खड़े 2 सुरक्षा गार्ड भय के मारे पीछे हट गए। कावेरी देवी ने यह दृश्य देखा और समझ गईं कि अगर अर्जुन आरोही तक पहुंच गया तो उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कावेरी देवी ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए अपने सबसे वफादार और क्रूर गुंडों को इशारा किया कि वे अर्जुन को किसी भी कीमत पर रोक कर रखें। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि जो भी अर्जुन को रोकेगा उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। जिसके लालच में 10-12 सशस्त्र आदमी अर्जुन पर टूट पड़े। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए कावेरी ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे बालों से घसीटते हुए हॉल के पीछे स्थित पुराने पूजा कक्ष की ओर ले जाने लगी। आरोही ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसने कावेरी के हाथ पर दांत भी गढ़ा दिए, लेकिन कावेरी की पकड़ लोहे की तरह सख्त थी और वे पागलपन की हद तक जा चुकी थी। हॉल के बीचों बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था, जहां अर्जुन अकेले ही दर्जनों आदमियों से लड़ रहा था। उसका हर मुक्का किसी हथौड़े की तरह दुश्मनों की हड्डियों को तोड़ रहा था। वह मार्शल आर्ट्स में निपुण था, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अर्जुन की नजरें लगातार उस दिशा में जमी हुई थीं, जिधर उसकी मां उसकी पत्नी को घसीट कर ले जा रही थी, और उसकी बेचैनी हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने एक हमलावर की कलाई मरोड़कर उसी की लाठी छीनी और उसका इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता बनाना शुरू किया। लेकिन समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। कावेरी देवी आरोही को लेकर पुराने पूजा कक्ष के अंदर पहुंची और उन्होंने भारी सागौन के दरवाजे को अंदर से बंद करके 3 बार कुंडी लगा दी। यह कमरा हवेली के सबसे पुराने हिस्से में था, जिसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की आवाज अंदर और अंदर की चीख बाहर नहीं जा सकती थी। यहां केवल एक मध्यम दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में देवताओं की मूर्तियां भी आज डरावनी लग रही थीं, मानो वे भी होने वाले अधर्म को नहीं देखना चाहती थीं। कावेरी ने आरोही को फर्श पर पटक दिया और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी जहर की वह असली शीशी निकाली, जिसे वे आखिरी हथियार के रूप में बचाकर लाई थीं। आरोही ने फर्श पर गिरते ही खुद को संभाला और पीछे खिसकते हुए दीवार से जा लगी। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी सास की आंखों में देखा और वहां उसे एक मां नहीं बल्कि एक पिशाचिनी दिखाई दी, जो अपनी सत्ता के लिए किसी की भी बलि ले सकती थी। कावेरी देवी ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा कि अर्जुन को आने में अभी वक्त लगेगा और तब तक आरोही की आत्मा इस शरीर को छोड़ चुकी होगी। उन्होंने शीशी का ढक्कन खोला, जिसमें से एक तीखी और कड़वी गंध पूरे कमरे में फैल गई, जो मौत की गंध थी। कावेरी देवी धीरे धीरे आरोही की ओर बढ़ीं। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और हाथ में जहर की शीशी कांप रही थी। डर से नहीं बल्कि उत्तेजना से। उन्होंने कहा कि यह जहर इतना शक्तिशाली है कि गले से नीचे उतरते ही इंसान की नसें फट जाती हैं और आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती। आरोही ने हिम्मत जुटाकर कहा
कि आप मुझे मार सकती हैं, लेकिन अर्जुन को सच पता चल जाएगा और वह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कावेरी ने चिल्लाकर कहा कि अर्जुन को केवल वही सच पता चलेगा जो वह उसे बताएंगी, कि उसकी पत्नी ने अपने पापों के प्रायश्चित में आत्महत्या कर ली। आरोही ने अपने बचाव के लिए पास में रखा एक भारी पीतल का दिया उठाया और उसे कावेरी की ओर तान दिया, चेतावनी देते हुए कि वह पास न आए। यह पहली बार था जब आरोही ने अपनी सास के खिलाफ हथियार उठाया था, जो उसके बदलते हुए व्यक्तित्व और जीवित रहने की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। कावेरी एक पल के लिए ठिठकीन, लेकिन फिर उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए आरोही की कलाई पकड़ ली और दिया छीनकर दूर फेंक दिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई, जिसमें कावेरी अपनी पागलपन की ताकत के कारण आरोही पर भारी पड़ रही थी। बाहर हॉल में अर्जुन का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने अपने सामने आने वाले आखिरी 3 गुंडों को हवा में उछाल दिया और सीधे पुराने पूजा कक्ष की ओर दौड़ा। उसका सूट फट चुका था और चेहरे पर खून लगा था, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य उस बंद दरवाजे को तोड़ना था। वह जानता था कि उसकी मां किस हद तक गिर सकती है, और यह विचार ही उसे अंदर से खाए जा रहा था कि कहीं उसे पहुंचने में देर न हो गई हो। उसने दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे पूरा ढांचा हिल गया। कमरे के अंदर दरवाजे पर हुई जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर कावेरी देवी और भी ज्यादा घबरा गई और उनका पागलपन चरम पर पहुंच गया। वे जानती थीं कि यह दरवाजा अर्जुन के क्रोध के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए उनके पास अब केवल कुछ ही पल बचे थे। उन्होंने आरोही के बालों को कसकर पकड़ा और उसका सिर पीछे की ओर खींच दिया, जिससे आरोही का मुंह जबरदस्ती खुल गया। आरोही छटपटा रही थी, अपने हाथों से कावेरी को नोच रही थी, लेकिन कावेरी ने अपने घुटनों से उसके शरीर को दबा रखा था। कावेरी देवी जहर की शीशी को आरोही के मुंह के पास ले आईं और बड़बड़ाईं कि यह सब उसकी भलाई के लिए है, ताकि वह अगले जन्म में किसी अमीर घर में पैदा हो। जहर की कुछ बूंदें आरोही के होठों पर गिर गईं, जिससे उसे जलन महसूस हुई, लेकिन उसने अपने दांत कसकर भींच लिए ताकि तरल अंदर न जा सके। कावेरी ने अपनी उंगलियों से आरोही के जबड़े को दबाया, कोशिश करते हुए कि वह अपना मुंह खोल दे, जबकि बाहर दरवाजे पर प्रहार तेज होते जा रहे थे। लकड़ी के चटकने की आवाजें आ रही थीं, जो संकेत दे रही थीं कि रक्षक अब बहुत करीब है। आरोही का दम घुट रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अर्जुन के लिए लड़ रही थी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा किया और कावेरी के हाथ पर जोर से काटा, जिससे कावेरी की चीख निकल गई और शीशी उनके हाथ से फिसल गई। शीशी फर्श पर गिरी, लेकिन टूटी नहीं, और उसका कुछ जहरीला तरल आरोही के चेहरे और गर्दन पर बिखर गया। कावेरी गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने शीशी को दोबारा उठाया और कसम खाई कि इस बार वे चूकेंगी नहीं। तभी दरवाजे के कब्जे एक भयानक आवाज के साथ टूट गए और दरवाजा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा, जिससे कमरे में धूल का गुबार उठ गया। अर्जुन वहां खड़ा था। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि नसें बाहर उभर आई थीं। उसने देखा कि उसकी मां आरोही के ऊपर बैठी है और उसके हाथ में जहर की शीशी है। यह दृश्य उसकी आत्मा को छलनी करने के लिए काफी था। एक पल के सन्नाटे के बाद अर्जुन ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे कावेरी देवी का पूरा शरीर कांप उठा और उनके हाथ से शीशी छूटकर दूर जा गिरी। कावेरी देवी हड़बड़ाकर उठी और पीछे हट गईं। उन्होंने अपने चेहरे पर तुरंत एक मासूमियत का भाव लाने की कोशिश की, जैसे वे कोई मदद कर रही हों, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब वह बेटा नहीं था जो अपनी मां की हर गलती को नजरअंदाज कर देता था, बल्कि एक न्यायाधीश था जो सजा सुनाने आया था। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ
उसके कदमों की आहट मौत की पदचाप जैसी लग रही थी। उसने सबसे पहले आरोही को देखा, जो फर्श पर पड़ी खांस रही थी और जहर को थूकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन तुरंत आरोही के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू और चिंता का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आरोही के चेहरे से जहरीले तरल को पोंछने लगा, पूछते हुए कि क्या उसने कुछ निगल तो नहीं लिया। आरोही ने केवल सिर हिलाया और अर्जुन के कोट को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह अपनी जान बचाने वाले तिनके को पकड़ रही हो। यह दृश्य देखकर कावेरी देवी को एहसास हो गया कि उन्होंने न केवल बाजी हारी है, बल्कि अपने बेटे को भी हमेशा के लिए खो दिया है। कावेरी देवी ने कांपती आवाज में सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आरोही आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी और वे उसे बचा रही थी। यह झूठ इतना सफेद और घिनौना था कि अर्जुन का खून खौल उठा। उसने धीरे से आरोही को फर्श पर लेटाया और अपनी मां की ओर मुड़ा। अर्जुन ने शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है और अब एक भी शब्द झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में इतना वजन था कि कावेरी के शब्द उनके गले में ही अटक गए। इस बीच विक्रम और पुलिस बल भी हवेली में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने बचे हुए गुंडों को हिरासत में ले लिया था। विक्रम दौड़ते हुए पूजा कक्ष में आया और उसने देखा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बेहद तनावपूर्ण है। अर्जुन ने विक्रम को इशारा किया कि वह तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जहर का कोई असर आरोही पर न हुआ हो। विक्रम ने तुरंत अपने वायरलेस पर आदेश जारी किए और 2 महिला कांस्टेबलों को अंदर बुलाया ताकि वे आरोही की देखभाल कर सकें। कावेरी देवी ने भागने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि भीड़भाड़ का फायदा उठाकर वे पिछले दरवाजे से निकल सकती हैं, लेकिन अर्जुन ने उनका रास्ता रोक दिया। वह एक अभेद्य दीवार की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वे कहीं नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनका असली ठिकाना अब यह हवेली नहीं बल्कि जेल की कालकोठरी होगी। कावेरी देवी ने अर्जुन के पैरों में गिरने का नाटक किया, रोते हुए दुहाई दी कि वह उनकी मां है जिसने उसे जन्म दिया है। अर्जुन ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा कि जिस मां ने उसे जन्म दिया था वह आज मर चुकी है और सामने खड़ी औरत केवल एक अपराधी है। उसने याद दिलाया कि कैसे बचपन से ही कावेरी ने उसे सिखाया था कि मल्होत्रा परिवार में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होती। आज कावेरी ने न केवल परिवार के साथ गद्दारी की थी, बल्कि मानवता के सभी नियमों को भी तोड़ दिया था। अर्जुन के इन शब्दों ने कावेरी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और वे वहीं फर्श पर बैठ गईं। शून्य में घूरती हुई महिला पुलिसकर्मी अंदर आईं और उन्होंने आरोही को सहारा देकर उठाया। उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए बाहर ले जाया गया। अर्जुन अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए साथ चल रहा था। उसकी प्राथमिकता अब केवल आरोही का स्वास्थ्य और सुरक्षा थी। जाते जाते उसने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि इस कमरे को सील कर दिया जाए और जहर की शीशी को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया जाए। उसने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। हवेली के बाहर एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच चुके थे, जिन्हें शायद अंदर के किसी व्यक्ति ने खबर कर दी थी। कावेरी देवी को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। उनका सिर झुका हुआ था और चेहरा स्याही के पल्लू से ढका हुआ था। जो औरत कल तक इस शहर की रानी समझी जाती थी, आज उसे एक साधारण अपराधी की तरह घसीटा जा रहा था। अर्जुन ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे एम्बुलेंस में आरोही के साथ बैठ गया। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टरों ने आरोही की जांच की और बताया कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसने जहर निगला नहीं था, बस बाहरी संपर्क हुआ था। यह सुनकर अर्जुन ने राहत की एक गहरी सांस ली और उसने आरोही के माथे को चूमा। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया।
आरोही ने कमजोर आवाज में अर्जुन का नाम लिया और कहा कि उसे पता था कि वह जरूर आएगा। उन दोनों के बीच का यह मौन संवाद उन सभी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था जो कभी कहे जा सकते थे। अस्पताल के निजी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि आरोही को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले और सुरक्षा का कड़ा पहरा हो। उसने विक्रम को आदेश दिया कि कावेरी देवी के खिलाफ एफआईआर में हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ी जाएं और जमानत की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। वह अब एक पति और एक सीईओ के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने वकीलों की टीम को बुलाया और एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह अस्पताल की लॉबी में टहल रहा था और आने वाले कल की रणनीति बना रहा था। वह जानता था कि इस घटना का असर मल्होत्रा ग्रुप के शेयरों और प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी काम था उस गंदगी को साफ करना जो उसकी मां ने फैलाई थी और आरोही को उसका हक दिलाना। उसने अपने फोन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक तत्काल संदेश भेजा जिसमें अगली सुबह एक असाधारण बैठक बुलाने की बात कही गई थी। उसी समय पुलिस स्टेशन के ठंडे फर्श पर बैठी कावेरी देवी अपनी किस्मत को कोस रही थीं और अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थीं कि उनका अंत आ गया है। वे अपने वकील से चिल्ला चिल्लाकर कह रही थीं कि वे अर्जुन को देख लेंगी और सारी संपत्ति वापस छीन लेंगी, लेकिन वकील ने सिर झुकाकर कहा कि अर्जुन सर ने उनके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और उनके पास अब वकीलों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह खबर कावेरी के लिए जहर से भी ज्यादा कड़वी थी, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने आरोही के कमरे में प्रवेश किया। वह जाग चुकी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्जुन उसके पास गया और उसके हाथ में एक फाइल थमा दी, जिसे देखकर आरोही की आंखों में सवाल तैरने लगे। अर्जुन ने कहा कि यह केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उसकी नई पहचान और ताकत का प्रमाण है। उसने आरोही से कहा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने जा रही है। अस्पताल के कमरे में सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, लेकिन आरोही का ध्यान केवल अर्जुन के हाथों में मौजूद उस फाइल पर था। अर्जुन ने बहुत ही गंभीरता के साथ समझाया कि यह दस्तावेज मल्होत्रा एम्पायर की सत्ता के हस्तांतरण का है, जो आरोही को कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनाता है। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को कल तक नौकरानी समझा जाता था, आज उसे अरबों के साम्राज्य की मालकिन बनाया जा रहा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यह कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो उसे अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए चाहिए। उसने आरोही को याद दिलाया कि दुनिया केवल ताकतवर के सामने झुकती है और अब उसे झुकना नहीं बल्कि झुकाना सीखना होगा। आरोही ने फाइल को मेज पर रखते हुए अपनी शंका जाहिर की कि क्या वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लायक है, क्योंकि उसे व्यापार की कोई समझ नहीं है। अर्जुन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि व्यापार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने और लोगों की नीयत को पहचानने की कला है। उसने आरोही को याद दिलाया कि कैसे उसने घर के अंदर रहते हुए भी कावेरी देवी की साजिशों को समझा और अपने अस्तित्व को बचाया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन ने वादा किया कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन दुनिया के सामने लड़ाई आरोही को खुद ही नेतृत्व करके लड़नी होगी। यह विश्वास आरोही के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसी समय शहर के सेंट्रल जेल के महिला बैरक में कावेरी देवी सलाखों को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थीं और संतरी को धमका रही थीं। उनकी महंगी साड़ी अब मैली हो चुकी थी और बालों का जूड़ा खुल गया था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। वे बार बार कह रही थीं कि वे मल्होत्रा खानदान की मालकिन हैं और उन्हें इस तरह कैद करके रखना
पुलिस वालों को बहुत महंगा पड़ेगा। उनके साथ वाली कोठरी में बंद अन्य कैदी उनकी हालत देखकर हंस रहे थे, जिससे कावेरी का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वे अपने वकील का इंतजार कर रही थीं, जिसे उन्होंने रात में ही संदेश भिजवाया था, और उन्हें पूरा यकीन था कि सुबह होते ही वे जमानत पर बाहर आ जाएंगी। थोड़ी देर बाद एक हताश और पसीने से तर बतर वकील बैरक के पास आया, जिसे देखकर कावेरी देवी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत वकील से पूछा कि जमानत के कागज तैयार हैं या नहीं और गाड़ी बाहर खड़ी है या नहीं। वकील ने डरते हुए सिर झुकाया और बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि उन पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं। उसने यह भी बताया कि अर्जुन सर ने शहर के सबसे बड़े सरकारी वकीलों की फौज खड़ी कर दी है, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कावेरी को किसी भी कीमत पर राहत न मिले। यह सुनकर कावेरी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे धम्म से जमीन पर बैठ गईं। वकील ने कांपती आवाज में एक और बुरी खबर सुनाई कि मीडिया में उनके कारनामों की खबरें आग की तरह फैल चुकी हैं और जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अर्जुन ने कावेरी देवी के सभी निजी बैंक खातों और संपत्तियों को भी फ्रीज करवा दिया है, जिसका मतलब है कि वे अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी हैं। कावेरी देवी ने अविश्वास से वकील की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटा उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उसने आज उनके हाथ पांव कैसे काट दिए। वकील ने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब इस केस को नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसका करियर भी खतरे में है, और वह वहां से चला गया। कावेरी को उनके अंधेरे भविष्य के साथ अकेला छोड़कर दोपहर होते होते अर्जुन आरोही को लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस मल्होत्रा मैनिशन की ओर निकल पड़ा। उनकी गाड़ी के पीछे सुरक्षा का भारी काफिला था और मीडियाकर्मी अस्पताल के गेट पर जमावड़ा लगाए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने किसी को पास नहीं आने दिया। गाड़ी के अंदर आरोही ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि शहर वही है, लेकिन उसे देखने का उसका नजरिया बदल गया है। अर्जुन ने उसका हाथ थामे रखा और उसे ढांढस बंधाया कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है जब वे घर पहुंचेंगे। आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने चेहरे पर दृढ़ता का भाव ले आई। वह अब अतीत के डर को पीछे छोड़ चुकी थी। मल्होत्रा मैनिशन का मुख्य द्वार खुला और जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई, वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा था। जो नौकर कल तक कावेरी देवी के इशारों पर आरोही का अपमान करते थे, आज वे सभी सिर झुकाकर लाइन में खड़े थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन गाड़ी से उतरा और उसने एक सज्जन की तरह दरवाजा खोलकर आरोही को बाहर निकाला। आरोही ने घर की ओर देखा, वही घर जो कल तक उसके लिए यातना गृह था, आज उसकी विजय का प्रतीक बनकर खड़ा था। उसने दहलीज पर कदम रखने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे जीवित रखा। घर के अंदर प्रवेश करते ही मैनेजर चोपड़ा, जो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए छिपने की कोशिश कर रहा था, को सुरक्षा गार्डों ने पकड़कर अर्जुन के सामने पेश किया। चोपड़ा घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह कावेरी देवी के दबाव में किया था। अर्जुन ने उसे घृणा से देखा और कहा कि वफादारी खरीदी नहीं जाती, बल्कि कमाई जाती है, और गद्दारों की सजा केवल निष्कासन नहीं होती। उसने पुलिस को इशारा किया, जो पहले से ही वहां मौजूद थी, और चोपड़ा को घसीटते हुए ले जाया गया। यह दृश्य देखकर बाकी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब इस घर में केवल ईमानदारी और वफादारी ही चलेगी। अर्जुन ने घर के प्रमुख रसोइये और पुरानी आया को बुलाया, जो हमेशा से आरोही के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन डर के कारण चुप थे। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे घर का पूरा प्रबंधन अपने हाथ में लें और उन सभी लोगों को तुरंत निकाल दें जिन्होंने कावेरी देवी की साजिश में साथ दिया था। अर्जुन ने यह भी निर्देश दिया कि घर के उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया जाए जहां कावेरी रहती थी।
ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई निशान न बचे। आरोही ने देखा कि अर्जुन न केवल अपराधियों को सजा दे रहा है, बल्कि घर का शुद्धिकरण भी कर रहा है। यह सब देखकर उसे महसूस हुआ कि अब वह वास्तव में सुरक्षित है। शाम को अर्जुन आरोही को अपने निजी अध्ययन कक्ष में ले गया, जहां दीवारों पर मल्होत्रा समूह के संस्थापकों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उसने मेज पर रखी कुछ मोटी किताबें और लैपटॉप आरोही के सामने रखा और कहा कि कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपातकालीन बैठक है। अर्जुन ने कहा कि वह चाहता है कि आरोही उस बैठक की अध्यक्षता करे और दुनिया को दिखाए कि वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सक्षम उत्तराधिकारी भी है। आरोही घबरा गई। उसने कहा कि उसे कॉरपोरेट जगत के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता और वह इतनी जल्दी कैसे सीख पाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप ऑन किया और एक प्रेजेंटेशन खोली, जिसमें कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं का विवरण था। उसने आरोही को कुर्सी पर बैठाया और एक गुरु की तरह उसे हर स्लाइड का मतलब समझाने लगा। उसने बताया कि कैसे कावेरी देवी ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया है और अब उन्हें निवेशकों का, कंपनी की वर्तमान स्थिति, इसकी आरोही की वर्तमान स्थिति, भरोसा फिर से जीतने की जरूरत है। आरोही ने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अर्जुन की बातों को सुना। उसके अंदर की सीखने की ललक जाग उठी थी। वह सवाल पूछने लगी और अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी पत्नी में चीजों को पकड़ने की अद्भुत क्षमता है। पूरी रात अर्जुन और आरोही अध्ययन कक्ष में काम करते रहे। अर्जुन उसे कंपनी के इतिहास, शेयरधारकों के प्रोफाइल और विरोधियों की रणनीतियों के बारे में बताता रहा। आरोही ने नोट्स बनाए और आंकड़ों को याद किया। उसकी थकान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब से उत्साह ने ले ली थी। बीच बीच में अर्जुन उसके लिए कॉफी बनाता और उसे प्रोत्साहित करता, जिससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। यह केवल व्यापार का पाठ नहीं था, बल्कि यह एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया थी। आरोही को अब समझ आ रहा था कि अर्जुन उसे केवल रानी की तरह रखना नहीं चाहता, बल्कि उसे राज करना भी सिखाना चाहता है। सुबह के 3 बज चुके थे जब अर्जुन ने फाइल बंद की और आरोही की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने कहा कि अब आरोही तैयार है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, उसका रूप परिवर्तन। अर्जुन ने पहले ही शहर के सबसे बेहतरीन स्टाइलिस्ट और डिजाइनरों को बुला लिया था, जो गेस्ट रूम में इंतजार कर रहे थे। आरोही ने आश्चर्य से पूछा कि इसकी क्या जरूरत है, तो अर्जुन ने कहा कि कॉरपोरेट दुनिया में छवि ही सब कुछ है। जब वह कल बोर्डरूम में कदम रखे तो उसे किसी पीड़ित महिला की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सीईओ की तरह दिखना चाहिए, जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत न कर सके। आरोही को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने काम शुरू किया। उन्होंने उसकी साधारण साड़ियों को हटाकर एक एलिगेंट और पावरफुल बिजनेस सूट और आधुनिक साड़ी का फ्यूजन चुना। उसके बालों को एक स्लीक और प्रोफेशनल स्टाइल दिया गया और चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया, जो उसकी मासूमियत को छिपाने के बजाय उसके आत्मविश्वास को उभारे। जब आरोही तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई, तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। आईने में दिख रही महिला वह डरी, सहमी बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसकी आंखों में आग और चाल में गरिमा थी। वह अब पूरी तरह से मिसेज मल्होत्रा लग रही थी। सूर्योदय से ठीक पहले अर्जुन और आरोही छत की बालकनी पर खड़े थे, जहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, जो नए दिन की शुरुआत का संकेत थी। अर्जुन ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, जब बुराई का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। आरोही ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि वह नर्वस है, लेकिन डर नहीं रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कवच अर्जुन है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे एक मौन प्रतिज्ञा ली कि वे हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे।
नीचे गैरेज में अर्जुन की सबसे महंगी और सुरक्षित लिमोजिन तैयार खड़ी थी, जिसे विशेष रूप से आज के दिन के लिए निकाला गया था। विक्रम, सुरक्षा प्रमुख, ने आकर सूचना दी कि मल्होत्रा टावर के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है और सभी बोर्ड मेंबर्स पहुंच चुके हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि शेयर बाजार में मल्होत्रा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अर्जुन ने विक्रम को शांत रहने का इशारा किया और कहा कि बाजार गिरता है ताकि वह फिर से उठ सके, और आज बाजार उठेगा। लेकिन एक नए नेतृत्व के साथ अर्जुन और आरोही लिफ्ट से नीचे आए। उनके चलने की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। घर के बचे हुए कर्मचारी सीढ़ियों के पास खड़े थे और उन्होंने आरोही को झुककर सलाम किया। यह सलाम डर का नहीं बल्कि सम्मान का था। आरोही ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके हाव भाव में अब एक नैसर्गिक अधिकार आ गया था। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला और आरोही को बैठने का इशारा किया। जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, फ्लैश बल्ब की रोशनी ने उन्हें घेर लिया, लेकिन काली खिड़कियों के पीछे बैठी आरोही की नजरें सीधी और स्थिर थीं। रास्ते भर अर्जुन आरोही को उन प्रमुख बोर्ड सदस्यों के बारे में बताता रहा जो कावेरी देवी के वफादार थे और आज विरोध कर सकते थे। उसने विशेष रूप से मिस्टर खन्ना का नाम लिया, जो कंपनी के सबसे पुराने निदेशक हैं और कावेरी के भ्रष्टाचार में भागीदार भी। अर्जुन ने कहा कि खन्ना सबसे पहले हमला करेंगे और आरोही की योग्यता पर सवाल उठाएंगे, इसलिए आरोही को उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। आरोही ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन अपनी रणनीति तैयार करने लगी। वह जानती थी कि आज उसे अपनी आवाज का इस्तेमाल हथियार की तरह करना होगा। मल्होत्रा टावर्स, जो शहर की सबसे ऊंची इमारत थी, के कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। 12 बुजुर्ग और प्रभावशाली पुरुष लंबी मेज के चारों ओर बैठे थे और वे सभी कावेरी देवी की गिरफ्तारी और कंपनी के भविष्य को लेकर फुसफुसा रहे थे। मिस्टर खन्ना मेज के सबसे ऊपरी छोर पर बैठे थे। वे काफी आक्रामक दिख रहे थे और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे किसी अनुभवहीन गृहिणी को कंपनी का नेतृत्व नहीं करने देंगे। वे योजना बना रहे थे कि जैसे ही बैठक शुरू होगी, वे अर्जुन के फैसले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के बड़े दरवाजे खुले और विक्रम ने अंदर आकर घोषणा की कि चेयरमैन और नई वाइस चेयरपर्सन का आगमन हो रहा है। सभी की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं, कुछ जिज्ञासा से और कुछ अवमानना से। अर्जुन सबसे पहले अंदर आया। उसका व्यक्तित्व हमेशा की तरह प्रभावशाली था, लेकिन आज सबकी नजरें उसके पीछे चल रही महिला पर थीं। आरोही ने जब कमरे में कदम रखा तो उसकी उपस्थिति ने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। वह आत्मविश्वास के साथ चली। उसकी एड़ी की आवाज कालीन पर भी स्पष्ट थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने विरोधियों को एक पल के लिए खामोश कर दिया। आरोही ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेज के दूसरी तरफ अर्जुन की बगल वाली कुर्सी नहीं, बल्कि हेड ऑफ द टेबल वाली कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया। यह एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था, जो यह बता रहा था कि वह यहां सीखने नहीं बल्कि राज करने आई है। मिस्टर खन्ना ने खड़े होकर विरोध जताना चाहा, लेकिन आरोही ने अपना हाथ उठाकर उन्हें बैठने का इशारा किया और उसके इस अधिकारपूर्ण इशारे में इतनी ताकत थी कि खन्ना हक्का बक्का होकर रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह देखने के लिए सांस रोके हुए था कि यह बहू अब क्या बोलने वाली है। अर्जुन अपनी सीट पर बैठ गया और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ आरोही की ओर देखा, यह संकेत देते हुए कि मंच अब उसका है। आरोही ने मेज पर रखी फाइलों को एक तरफ धक्का दिया और सीधे उन 12 शक्तिशाली पुरुषों की आंखों में देखा। उसने अपनी बात शुरू करने के लिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं बांधी, बल्कि सीधे मुद्दे पर आई। उसने कहा कि पिछले 24 घंटों में कंपनी ने जो बदनामी झेली है, उसका कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है।
और आज वह उस गंदगी को साफ करने आई है। उसकी आवाज में कंपन का नामोनिशान नहीं था। वह स्पष्ट और बुलंद थी। उसने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कावेरी देवी और मिस्टर खन्ना के बीच हुए गुप्त लेन देन के ईमेल और दस्तावेज प्रदर्शित कर दिए। पूरे कमरे में हड़कंप मच गया। खन्ना का चेहरा पसीने से तर हो गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरोही के पास इतने पुख्ता सबूत होंगे। आरोही ने कहा कि भ्रष्टाचार का यह दीमक कंपनी की जड़ों को खोखला कर रहा है और अब समय आ गया है कि सड़े हुए हिस्सों को काटकर फेंक दिया जाए। उसने घोषणा की कि आज से कंपनी के नियमों में बदलाव होगा और पारदर्शिता ही एकमात्र नीति होगी। यह केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि युद्ध की घोषणा थी। सम्मेलन कक्ष में गहरा और भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जहां केवल प्रोजेक्टर के पंखे की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर प्रदर्शित दस्तावेजों ने मिस्टर खन्ना के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी थी, जिससे उनका चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया था। आरोही ने अपनी तीखी नजरें खन्ना पर गढ़ा दीं, जो अब अपनी आलीशान कुर्सी पर सिकुड़े हुए नजर आ रहे थे, मानो वे धरती में समा जाना चाहते हों। बोर्ड के अन्य सदस्य, जो कुछ पल पहले तक आरोही का मजाक उड़ाने को तैयार थे, अब स्तब्ध होकर एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह नई लड़की इतनी तैयारी के साथ आएगी। मिस्टर खन्ना ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन वह उनके हाथ से छूटकर मेज पर गिर गया और पानी महत्वपूर्ण फाइलों पर फैल गया। उन्होंने हकलाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की और कहा कि यह सब झूठ है और उन दस्तावेजों को कंप्यूटर पर बनाया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। उनकी आवाज में अब वह पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि एक चोर की घबराहट साफ झलक रही थी, जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। उन्होंने अर्जुन की ओर सहायता की दृष्टि से देखा, उम्मीद करते हुए कि पुराना रिश्ता काम आएगा, लेकिन अर्जुन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। आरोही ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। उसने खन्ना को याद दिलाया कि ये दस्तावेज सीधे बैंक के सुरक्षित सर्वर से निकाले गए हैं और फॉरेंसिक जांच में भी असली साबित हुए हैं, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उसने पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि पुलिस को अभी इसी वक्त बुला लिया जाए, या वे सम्मानजनक तरीके से अपनी गलती मानकर इस्तीफा देना पसंद करेंगे। यह एक सीधा और सपाट अल्टीमेटम था, जिसने खन्ना के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। कमरे में मौजूद अन्य निदेशकों ने तुरंत हवा का रुख भांप लिया और खुद को बचाने के लिए खन्ना से दूरी बनानी शुरू कर दी, जो कॉरपोरेट दुनिया का कड़वा सच था। उनमें से एक वरिष्ठ सदस्य ने खड़े होकर कहा कि कंपनी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है और वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यह वही लोग थे जो कल तक कावेरी देवी की जी हजूरी करते थे, लेकिन आज वे आरोही की ताकत और सबूतों के आगे नतमस्तक हो रहे थे। आरोही ने मन ही मन उनकी इस दोगली नीति पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। अर्जुन ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और खड़े होकर पूरे कमरे में अपनी आवाज गुंजा दी, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। उसने घोषणा की कि आज से कंपनी के सभी बड़े निर्णय आरोही की सहमति के बिना नहीं लिए जाएंगे और उसकी बात ही अंतिम होगी। उसने स्पष्ट किया कि आरोही के पास वीटो पावर है और वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव को रद्द कर सकती है जो कंपनी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। अर्जुन के इन शब्दों ने आरोही की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि अब किसी के मन में यह भ्रम नहीं था कि वह केवल नाममात्र की मालकिन है। सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन के इशारे पर खन्ना को घेर लिया और उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया, जबकि उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। वे अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। यह दृश्य उन सभी के लिए एक कड़ी चेतावनी था, जो भविष्य में कंपनी के साथ गद्दारी करने या आरोही को हल्के में लेने की सोच सकते थे।
भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज ने एक काले अध्याय के अंत और नए युग की शुरुआत की घोषणा की, जहां बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं थी। आरोही ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए खड़े होकर बाकी सदस्यों को संबोधित किया। उसकी आवाज में अब एक लीडर का आत्मविश्वास था। उसने कहा कि अब हमें अतीत की गलतियों को भूलकर भविष्य की ओर देखना होगा और कंपनी की खोई हुई साख को वापस लाना होगा। उसने एक नई कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण और नैतिक व्यापार पर जोर दिया गया था, जो कावेरी देवी की शोषणकारी नीतियों से बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन इंसानियत की कीमत पर नहीं, और यही मल्होत्रा ग्रुप की नई पहचान होगी। आरोही ने तुरंत प्रभाव से कावेरी देवी की निजी सचिव को भी कमरे में बुलाया, जो बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और डर से कांप रही थी। आरोही ने उसे बर्खास्तगी का पत्र थमाया और कहा कि जो लोग साजिशों में शामिल थे, उनके लिए इस नई व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। उसने सचिव को आदेश दिया कि वह अपनी मेज साफ करे और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में इमारत छोड़ दे। यह त्वरित कार्रवाई देखकर बोर्ड के सदस्य समझ गए कि आरोही केवल बातें नहीं करती, बल्कि कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता रखती है। बैठक के अंत में आरोही ने वित्त विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया कि पिछले 5 वर्षों के सभी खातों की एक स्वतंत्र ऑडिट कराई जाए। उसने स्पष्ट किया कि एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वित्त प्रमुख ने पसीना पोंछते हुए सिर हिलाया और तुरंत काम शुरू करने का वादा किया। आरोही की पकड़ अब कंपनी के हर विभाग पर मजबूत होती जा रही थी, और कर्मचारी समझ रहे थे कि अब कामचोरी या भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो चुका है। बैठक समाप्त होने के बाद अर्जुन और आरोही को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे जाना था, जहां देश भर का मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। लिफ्ट में नीचे जाते समय अर्जुन ने आरोही का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया और कहा कि उसे उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसने आज एक असली रानी की तरह व्यवहार किया। आरोही ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी, क्योंकि अर्जुन के विश्वास ने ही उसे यह शक्ति दी थी कि वह इतने बड़े दिग्गजों का सामना कर सके। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे दोनों कैमरों की चमकती रोशनी में बाहर निकले। हॉल में पत्रकारों की भीड़ ने सवालों की बौछार कर दी। वे कावेरी देवी की गिरफ्तारी और कंपनी के नए नेतृत्व के बारे में हर छोटी जानकारी जानना चाहते थे। आरोही ने माइक संभाला और बहुत ही सधे हुए और गरिमामय शब्दों में जवाब दिया कि कानून अपना काम कर रहा है और कंपनी अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने अपनी सास के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं कही, जिससे उसकी गरिमा और भी बढ़ गई और लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान पैदा हुआ। उसने साबित कर दिया कि वह न केवल एक अच्छी प्रबंधक है, बल्कि एक परिपक्व इंसान भी है। टीवी स्क्रीन पर आरोही को बोलते हुए देखकर देश भर की महिलाओं के लिए वह एक प्रेरणा बन गई थी, जो कल तक एक पीड़ित बहू थी और आज एक शक्तिशाली सीईओ थी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसे नारी शक्ति का प्रतीक बता रहे थे, जिससे मल्होत्रा ग्रुप के शेयरों में तुरंत उछाल आने लगा। निवेशकों को एहसास हो गया था कि कंपनी सुरक्षित और नैतिक हाथों में है, जिससे उनका भरोसा लौट आया। यह जीत केवल आरोही की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि सच्चाई और साहस की सार्वजनिक जीत थी। दूसरी तरफ शहर की जेल की सलाखों के पीछे बैठी कावेरी देवी टीवी पर अपनी बहू को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रही थीं और गुस्से से उबल रही थीं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उन्होंने पैरों की जूती समझा, वही आज उनके साम्राज्य पर राज करेगी और दुनिया उसे सलाम करेगी। उनकी कोठरी का अंधेरा उनके जीवन के अंधेरे को दर्शा रहा था, जहां अब केवल पछतावा, अपमान और अकेलापन बचा था। उनके पास अब न तो पैसा था और न ही परिवार, केवल उनके किए गए पापों का भारी बोझ था।
कावेरी देवी को अब अपनी कोठरी में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उन्हें हर पल लगता था कि कोई उन पर हंस रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, क्योंकि वे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं और उनका अहंकार उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। उन्होंने जेलर से चिल्लाकर कहा कि टीवी बंद कर दिया जाए, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सबने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। यह उनके कर्मों का फल था जो उन्हें इसी जन्म में मिल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अर्जुन और आरोही अपने ऑफिस के केबिन में वापस आए और सोफे पर बैठ गए। दिन भर की थकान अब उन पर हावी हो रही थी। अर्जुन ने आरोही के लिए पानी का गिलास लाया और कहा कि आज उसने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। आरोही ने सिर झुकाकर कहा कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब सच है और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही है। अर्जुन ने उसके पास बैठकर कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अभी उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। आरोही ने अर्जुन से अपने दिल की बात कही कि वह अपनी पहली कमाई से उन अनाथालयों की मदद करना चाहती है जहां से वह खुद आई थी। वह चाहती थी कि अन्य लड़कियों को भी शिक्षा और अवसर मिले ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अर्जुन को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने तुरंत एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके जरिए वे व्यवस्थित रूप से सामाजिक कार्य कर सके। यह निर्णय दिखाता था कि सत्ता पाकर आरोही का दिल कठोर नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी जड़ों से और भी गहराई से जुड़ गई थी। तभी अर्जुन के फोन पर उसके मुख्य वकील का कॉल आया, जिसने बताया कि कावेरी देवी ने गबन किए गए पैसों को स्विट्जरलैंड के एक गुप्त खाते में छिपा रखा था। जांच एजेंसी ने उस खाते का पता लगा लिया है और जल्द ही वह सारा पैसा कंपनी के खातों में वापस आ जाएगा। यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वे उस पैसे का उपयोग कंपनी के विस्तार और कर्मचारियों की भलाई के लिए कर सकते थे। अर्जुन ने फोन रखकर आरोही को यह खुशखबरी दी, जिससे आरोही के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। शाम ढल रही थी और ऑफिस की बड़ी कांच की खिड़की से डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था, जो पूरे शहर को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। आरोही अपनी कुर्सी पर बैठी थी, वही कुर्सी जो कभी सत्ता और भय का प्रतीक थी, लेकिन आज वह न्याय और उम्मीद का आसन बन गई थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और महसूस किया कि जब तक वे साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। वे दोनों जानते थे कि तूफान गुजर चुका है, लेकिन उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि सफलता के साथ नए दुश्मन भी पैदा होते हैं। अर्जुन ने आरोही को घर चलने का इशारा किया, क्योंकि आज रात वे अपनी जीत का जश्न एक शांत और निजी डिनर के साथ मनाना चाहते थे। जैसे ही वे केबिन से बाहर निकले, ऑफिस के बचे हुए स्टाफ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। यह तालियां किसी डर के कारण नहीं, बल्कि उनके नए नेताओं के प्रति सम्मान के कारण थीं। आरोही ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और महसूस किया कि उसने न केवल कंपनी पर, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करना शुरू कर दिया है। यह उसके जीवन का सबसे संतोषजनक दिन था। गाड़ी में घर वापस जाते समय आरोही ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे सुकून की नींद आ रही थी। अर्जुन ने उसके बालों को सहलाया और सोचा कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उसने ड्राइवर को गाड़ी की गति धीमी करने को कहा ताकि आरोही आराम कर सके। बाहर शहर की रोशनी दौड़ रही थी, लेकिन उनकी दुनिया अब शांत और सुरक्षित थी। वे एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनके सपने हकीकत में बदलने वाले थे। अगले कुछ हफ्तों में मल्होत्रा साम्राज्य के भीतर जो बदलाव आए, वे किसी भूकंप से कम नहीं थे, जिसने पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। बोर्डरूम की उस ऐतिहासिक बैठक के बाद आज वह दिन था जब कानूनी तौर पर सत्ता का हस्तांतरण पूरा होने वाला था। अर्जुन ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों को बुलाया था ताकि वे आरोही के नाम पर 51% शेयर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में सोड अक्सात करवान था, बार करवान था, वकीलों की काली कोट वाली फौज और ढेर सारे दस्तावेज मेज पर रखे थे। आरोही ने उस भारी कलम को उठाया। उसके हाथ में हल्का सा कंपन था, लेकिन यह डर का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास का था। अर्जुन ने आरोही के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श आरोही को यह याद दिलाने के लिए काफी था कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। उसने आरोही की आंखों में देखा और इशारे से कहा कि यह हस्ताक्षर केवल कागज पर स्याही नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व की नई परिभाषा है। आरोही ने एक गहरी सांस ली और उन दस्तावेजों पर अपना नाम अंकित कर दिया, जो उसे भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल करने वाले थे। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, कमरे में मौजूद सभी वकीलों और अधिकारियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। यह ध्वनि केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक नई शक्ति के उदय का स्वागत थी। इस खबर के बाहर आते ही शेयर बाजार में खलबली मच गई। विश्लेषक यह अनुमान लगाने में व्यस्त थे कि एक अनुभवहीन महिला इतने बड़े समूह को कैसे संभालेगी। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई थी कि क्या यह मल्होत्रा ग्रुप का अंत है या फिर एक नई शुरुआत। लेकिन आरोही ने इन आलोचनाओं का जवाब अपनी चुप्पी और काम से देने का फैसला किया था। उसने तुरंत एक निर्देश जारी किया कि कंपनी के सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स की दोबारा समीक्षा की जाए। वह जानती थी कि दुनिया उसे देख रही है और एक छोटी सी गलती भी उसके विरोधियों को बोलने का मौका दे देगी। दोपहर के समय कंपनी के मुख्यालय में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब उनके सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ग्लोबल इंफ्रा ने अपना अनुबंध रद्द करने की धमकी दी। उनका कहना था कि कावेरी देवी के घोटाले के बाद वे कंपनी की नैतिकता पर भरोसा नहीं कर सकते और अपना पैसा वापस चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट कंपनी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसके रद्द होने से हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता था। विभाग के प्रमुख घबराए हुए आरोही के पास आए। उनके चेहरे पर पसीना था और वे मान चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरोही ने बिना किसी घबराहट के ग्लोबल इंफ्रा के सीईओ के साथ तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करने को कहा। उसने अपने अधिकारियों से कहा कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि डर समस्या का समाधान नहीं होता। उसने पिछले कुछ दिनों में कंपनी की हर फाइल का अध्ययन किया था और उसे पता था कि साझेदार की असली चिंता क्या है। अर्जुन एक कोने में बैठकर चुपचाप अपनी पत्नी को देख रहा था। वह देखना चाहता था कि आरोही इस दबाव को कैसे झेलती है। यह आरोही के नेतृत्व की पहली असली परीक्षा थी, जो यह तय करने वाली थी कि वह लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। वीडियो कॉल पर विदेशी सीईओ का चेहरा सख्त था और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वे अपना निवेश वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी कंपनी की छवि खराब हो रही है। आरोही ने उनकी बात को बहुत धैर्य से सुना और बीच में एक शब्द भी नहीं बोला, जो एक अच्छे श्रोता की निशानी थी। जब वे बोल चुके तब आरोही ने अपनी बात शुरू की, लेकिन उसने आंकड़ों या मुनाफे की बात नहीं की। उसने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मल्होत्रा ग्रुप अब अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहा है और पारदर्शिता ही उनका नया मंत्र है। आरोही ने स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन साझा की जिसमें दिखाया गया कि कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को निकाल दिया है और नई ऑडिट टीम नियुक्त की है। उसने विदेशी सीईओ को आश्वासन दिया कि अब से हर लेनदेन की रिपोर्ट सीधे उन्हें भेजी जाएगी और वे खुद इसकी निगरानी करेंगी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और ईमानदारी थी कि विदेशी सीईओ का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। आरोही ने कहा कि वे चाहें तो अभी जा सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसे पार्टनर को खो देंगे जो मुनाफे से ज्यादा मूल्यों को महत्व देता है। यह एक साहसी दांव था। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि विदेशी सीईओ कुछ देर के लिए चुप हो गए। वे शायद आरोही के आत्मविश्वास को तौल रहे थे। अंत में उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि वे आरोही की ईमानदारी से प्रभावित हैं और उन्हें एक मौका देने को तैयार हैं। उन्होंने अनुबंध को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया और भविष्य में सहयोग बढ़ाने की बात कही।
कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने उठकर आरोही को गले लगाया। उसकी आंखों में चमक बता रही थी कि आज आरोही ने उसे फिर से जीत लिया है। इस सफलता ने आरोही को यह आत्मविश्वास दिया कि वह न केवल घर के अंदर बल्कि बाहर की क्रूर दुनिया में भी जीत सकती है। उसने फैसला किया कि अब उसे जमीनी स्तर पर जाकर वास्तविकता को समझना होगा। इसलिए उसने अगले दिन फैक्ट्री के दौरे का कार्यक्रम बनाया। कावेरी देवी कभी भी वातानुकूलित कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं और मजदूरों को कीड़े मकोड़े समझती थीं। लेकिन आरोही इस संस्कृति को बदलना चाहती थी। वह जानती थी कि किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके कर्मचारी होते हैं, न कि कांच की इमारतों में बैठे अधिकारी। फैक्ट्री पहुंचने पर मजदूरों में एक अजीब सा डर था। उन्हें लगा कि नई मालकिन शायद छंटनी करने या वेतन काटने के लिए आई है। लेकिन आरोही ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीधे मजदूरों के बीच जाकर उनसे बात करना शुरू किया। उसने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी मशीनों को देखा और उनके काम की बारीकियों को समझने की कोशिश की। उसने कैंटीन में उनके साथ बैठकर वही साधारण खाना खाया जो वे रोज खाते थे। यह दृश्य देखकर मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक किसी भी मालिक ने उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया था। आरोही ने वहां एक सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि कावेरी देवी द्वारा गबन किए गए पैसे से एक विशेष कल्याण कोष बनाया जाएगा। इस कोष का उपयोग मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाएगा। उसने कहा कि कंपनी का मुनाफा उनका भी है, क्योंकि वे ही इसे अपने खून पसीने से बनाते हैं। मजदूरों ने आरोही मैडम जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद और जोश था। आरोही ने महसूस किया कि असली शक्ति लोगों के प्यार और विश्वास में होती है, न कि बैंक बैलेंस में। शाम को घर लौटने पर अर्जुन ने आरोही को बताया कि आज रात शहर के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड्स का समारोह है और उन्हें वहां जाना है। यह पहली बार था जब आरोही आधिकारिक रूप से चेयरपर्सन के रूप में समाज के सामने आने वाली थी। अर्जुन ने उसके बार करना है शाम को 12 बिजनेस अवार्ड्स के लिए एक विशेष डिजाइनर साड़ी चुनी थी, जो भारतीय परंपरा और आधुनिक शक्ति का संगम थी। आरोही को तैयार होते देख अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। वह न केवल खूबसूरत लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। समारोह स्थल पर शहर की सारी हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो कभी आरोही की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। जैसे ही आरोही और अर्जुन ने रेड कारपेट पर कदम रखा, कैमरों की चमक ने रात को दिन में बदल दिया। आरोही का सिर ऊंचा था और उसकी चाल में एक रानी की गरिमा थी। उसने अर्जुन का हाथ थाम रखा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह वही लड़की है जिसे कावेरी देवी छिपाकर रखती थी। लेकिन आज वह सबसे चमकदार सितारा बन गई थी। पार्टी के अंदर मिसेज मेहता, जो कावेरी देवी की पुरानी सहेली और समाज की एक घमंडी महिला थीं, आरोही के पास आईं। उन्होंने मीठी छुरी चलाते हुए कहा कि यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन खानदान और खून को बदला नहीं जा सकता। गरीब की बेटी हमेशा गरीब ही रहती है। उनका उद्देश्य आरोही को सबके सामने नीचा दिखाना और उसे उकसाना था। आसपास खड़े लोग अपनी सांसें रोककर आरोही की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। अर्जुन आगे बढ़ने ही वाला था कि आरोही ने उसे रोक दिया। वह अपना युद्ध खुद लड़ना चाहती थी। आरोही ने बहुत ही शांत स्वर में और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए जवाब दिया कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी भट्ठी है जो सोने को कुंदन बनाती है। उसने कहा कि उसे अपने अतीत पर गर्व है, क्योंकि उसी ने उसे संघर्ष करना और दूसरों का दर्द समझना सिखाया है, जो शायद महलों में पैदा होने वाले कभी नहीं समझ सकते। उसने मिसेज मेहता की आंखों में देखकर कहा कि विरासत में मिली दौलत खर्च हो सकती है, लेकिन कमाया हुआ सम्मान कभी खत्म नहीं होता। आरोही का यह जवाब इतना सटीक था कि मिसेज मेहता का मुंह खुला का खुला रह गया।
आसपास खड़े लोगों ने, जिनमें कई बड़े उद्योगपति शामिल थे, आरोही की हाजिर जवाबी और परिपक्वता की सराहना की। वे समझ गए कि यह महिला केवल अर्जुन की पत्नी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक ताकत है जिससे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। मिसेज मेहता शर्मिंदा होकर वहां से खिसक गईं और आरोही ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे दबाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसने आज उसे सबसे अच्छा तोहफा दिया है, और वह है उसका अभिमान। मंच पर पुरस्कारों की घोषणा शुरू हुई और बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मल्होत्रा ग्रुप को दिया गया। लेकिन इस बार अर्जुन ने अकेले जाने से इनकार कर दिया। उसने आरोही को अपने साथ मंच पर बुलाया और माइक पकड़कर कहा कि यह पुरस्कार उसका नहीं, बल्कि उस महिला का है जिसने कंपनी को डूबने से बचाया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि आरोही की दूरदर्शिता और साहस के बिना यह संभव नहीं था। पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाईं और आरोही की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। समारोह के बाद वे दोनों अपनी गाड़ी में वापस घर की ओर जा रहे थे। शहर की रोशनी खिड़की के बाहर दौड़ रही थी। आरोही ने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि उन सभी पूर्वाग्रहों को भी तोड़ दिया है जो उसके खिलाफ थे। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे कभी लगा था कि वह यह सब कर पाएगी। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि उसे पहले दिन से पता था कि उसने एक शेरनी से शादी की है। वे दोनों हंसे। उनका रिश्ता अब पति पत्नी से बढ़कर दो बराबर के भागीदारों का हो गया था। घर पहुंचने पर आरोही ने देखा कि उसकी सास के कमरे की बत्तियां बुझी हुई हैं और वह हिस्सा पूरी तरह से वीरान पड़ा है। उसे एक पल के लिए कावेरी देवी पर तरस आया, जिन्होंने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। लेकिन उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि न्याय के रास्ते में भावुकता की कोई जगह नहीं होती। उसने निश्चय किया कि वह इस घर को अब प्यार और सम्मान से भरेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक खुशहाल घर के रूप में याद रखें। देर रात आरोही बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देख रही थी, जहां तारे चमक रहे थे। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह इन्हीं तारों को देखकर सपने देखा करती थी कि एक दिन उसका जीवन बदलेगा। आज वह सपना सच हो चुका था, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं है। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था, समाज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए और खुद को साबित करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और आने वाले कल का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जो जेल अधीक्षक की थी। उन्होंने बताया कि कावेरी देवी उनसे मिलना चाहती हैं और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। आरोही के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या नया मोड़ आने वाला है। क्या यह कावेरी की कोई नई चाल है या वास्तव में अंत करीब है। आरोही ने अर्जुन को जगाया और उसे फोन कॉल के बारे में बताया। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वे केवल सहानुभूति बटोरने का नाटक कर रही होंगी। लेकिन आरोही ने कहा कि इंसानियत के नाते उन्हें एक बार जाकर देखना चाहिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। आखिरकार अर्जुन मान गया, क्योंकि वह आरोही के दिल की अच्छाई को जानता था और उसका सम्मान करता था। वे दोनों तुरंत कपड़े बदलकर जेल की ओर निकल पड़े, जहां उनकी कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी था। जेल के रास्ते में सन्नाटा था। केवल गाड़ी के टायरों की आवाज गूंज रही थी, जो आने वाले तूफान की खामोशी जैसी लग रही थी। आरोही के मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि कावेरी देवी अब उनसे क्या कहना चाहती होंगी। क्या वे माफी मांगेंगी या फिर कोई श्राप देंगी। उसने अपने मन को शांत किया और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। गाड़ी जेल के लोहे के गेट के सामने रुकी,
जो किसी राक्षस के मुंह की तरह खुला हुआ था। जेल के अस्पताल का वातावरण बेहद उदास और ठंडा था, जहां हवा में फिनाइल की तीखी गंध और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन और आरोही गलियारे से गुजर रहे थे। उनके कदमों की आहट सन्नाटे को चीर रही थी, और वहां मौजूद संतरी उन्हें सलाम कर रहे थे। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस महिला से मिलने जा रही थी जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज उसके मन में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुराई का अंत हमेशा दुखद ही होता है। अर्जुन का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी भावनाओं को एक दीवार के पीछे छिपा लिया था, क्योंकि वह अपनी मां के धोखे को भुला नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उन्हें एक विशेष कक्ष के बाहर रोका और बताया कि कावेरी देवी को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है और उनके पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर ने कहा कि वे लगातार अर्जुन और आरोही का नाम पुकार रही हैं। शायद वे अपने अंतिम क्षणों में कुछ कहना चाहती हैं। यह सुनकर अर्जुन की मुट्ठी भिंच गई, लेकिन आरोही ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अंदर चलने का इशारा किया। आरोही ने धीरे से कहा कि अंत समय में इंसान को माफ कर देना चाहिए, न उसके लिए, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। फिर वे दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर एक लोहे के पलंग पर लेटी हुई वह वृद्ध महिला पहचान में ही नहीं आ रही थी, जिसका कभी पूरे शहर में सिक्का चलता था। कावेरी देवी का शरीर सूखकर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और बाल बिखरे हुए थे। उनके चेहरे से वह घमंड और क्रूरता गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह एक दयनीय लाचारी ने ले ली थी। आरोही को देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन साथ ही शर्मिंदा होकर उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। यह वही आरोही थी जिसे वे कभी देखना नहीं चाहती थीं, लेकिन आज वही उनके अंतिम समय में उनके पास खड़ी थी। कावेरी देवी ने कांपते हुए हाथ से ऑक्सीजन मास्क को थोड़ा हटाया और बहुत ही कमजोर आवाज में अर्जुन का नाम लिया। उनकी आवाज में इतना दर्द और पछतावा था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। कावेरी ने रोते हुए कहा कि लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने अपने ही बेटे की खुशियों का गला घोंट दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक बुरी मां और उससे भी बुरी सास साबित हुई, और अब जब वे जा रही हैं तो उनके पास ले जाने के लिए केवल अपने पापों का बोझ है। यह एक हारे हुए इंसान का आखिरी बयान था। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने कावेरी देवी के ठंडे पड़ते हाथ को अपने हाथों में ले लिया, जिससे कावेरी सिहर उठी। आरोही ने उनकी आंखों में देखा और कहा कि उसने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि वह अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर जीना नहीं चाहती। उसने कहा कि आप हमेशा अर्जुन की मां रहेंगी और यह रिश्ता कोई नहीं बदल सकता, इसलिए आप शांति से जाएं। कावेरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को उन्होंने मारने की कोशिश की, वही उन्हें इतनी इज्जत देगी। यह आरोही की महानता थी जिसने कावेरी को और भी छोटा बना दिया। कावेरी देवी ने अपनी धुंधली होती आंखों से आरोही को देखा और अटकते हुए शब्दों में कहा कि तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी हो। उन्होंने कहा कि काश उन्होंने यह बात पहले समझ ली होती तो आज उनका परिवार साथ होता और वे इस तरह अकेले नहीं मरती। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं और मॉनिटर पर लकीरें सीधी होने लगी थीं, जो अंत का संकेत दे रही थीं। उन्होंने आखिरी बार अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वे माफी की भीख मांग रही हो। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, जिससे कावेरी के चेहरे पर एक अंतिम सुकून भरी मुस्कान आ गई। कमरे में बीप की एक लंबी आवाज गूंजी और कावेरी देवी का हाथ अर्जुन के हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। डॉक्टर ने जांच करके उन्हें मृत घोषित कर दिया और सफेद चादर से उनका चेहरा ढक दिया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, शून्यता में घूरते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन यह दुख से ज्यादा एक अध्याय के खत्म होने का एहसास था। आरोही ने उसके कंधे पर सिर रखा और उसे रोने दिया, क्योंकि यह आंसू उसकी आत्मा की सफाई के लिए जरूरी थे। एक शक्तिशाली और घमंडी महिला का अंत एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर गुमनामी में हुआ, जो नियति का सबसे बड़ा न्याय था। अगले दिन मल्होत्रा परिवार के श्मशान घाट पर कावेरी देवी का अंतिम संस्कार बहुत ही सादगी से किया गया। वहां न तो कोई मीडिया था और न ही शहर के बड़े लोग। केवल परिवार के कुछ करीबी और पुराने कर्मचारी मौजूद थे। अर्जुन ने मुखाग्नि दी और विधिवत रूप से अपनी मां को विदा किया। यह उसकी आखिरी पुत्रवत जिम्मेदारी थी। आग की लपटों को देखते हुए आरोही ने सोचा कि कैसे इंसान पूरी जिंदगी धन और सत्ता के पीछे भागता है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं राख हो जाता है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान कावेरी की आत्मा को शांति दे और उन्हें अगले जन्म में सद्बुद्धि प्रदान करे। कावेरी देवी की मृत्यु के बाद के कुछ महीने मल्होत्रा परिवार और कंपनी के लिए थोड़े कठिन थे, लेकिन आरोही ने स्थिति को बहुत ही परिपक्वता से संभाला। उसने कंपनी की छवि को पूरी तरह बदल दिया और उसे एक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उसने उन सभी अनाथालयों और महिला आश्रय गृहों को गोद लिया जिनकी हालत खराब थी और वहां सुधार कार्य शुरू करवाए। लोग अब उसे केवल एक सीईओ के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी देखने लगे थे। अर्जुन ने खुद को कंपनी के रणनीतिक विस्तार में लगा दिया, जबकि आरोही ने प्रशासन और मानव संसाधन की कमान संभाली। 3 साल बाद मल्होत्रा समूह नई ऊंचाइयों को छू रहा था और उसका कारोबार कई देशों में फैल चुका था। आरोही अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में एक जाना माना नाम बन चुकी थी और उसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था। वह अभी भी अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जानी जाती थी। उसने कभी भी सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। ऑफिस में कर्मचारी उसका सम्मान करते थे और उसे अपनी प्रेरणा मानते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक महिला अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। एक सुहावनी शाम अर्जुन और आरोही अपने घर के विशाल बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे, जहां अब खिले हुए फूल और हरियाली थी। बगीचे में एक नन्हा बच्चा दौड़ रहा था, जो उनका 2 साल का बेटा आर्यन था, जिसकी हंसी ने उस घर के सूनेपन को पूरी तरह मिटा दिया था। आर्यन ठीक वैसा ही दिखता था जैसा अर्जुन बचपन में था, लेकिन उसकी आंखों में आरोही जैसी चमक और मासूमियत थी। अर्जुन ने आरोही की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह घर अब सचमुच स्वर्ग बन गया है, जहां केवल खुशियां गूंजती हैं। आरोही ने चाय का कप रखते हुए अर्जुन का हाथ थामा और कहा कि यह सब अर्जुन के विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। उसने याद किया कि कैसे एक समय था जब उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन आज उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा कि दौलत और शोहरत अपनी जगह है, लेकिन परिवार का प्यार और साथ सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और कहा कि वह उसकी ताकत है और हमेशा रहेगी। उन दोनों के बीच का यह प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।